शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट एकेडमी में। और आज जो है हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख कृषक आंदोलन। राजस्थान के कृषक आंदोलन को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे, ठीक है, उस समय यहाँ की जो परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था वो कैसी थी। तो अंग्रेजों से आने से पहले यहाँ थी परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखें तो इसमें क्या है कि दो तरह की जमीनें होती थी, अपने को ध्यान में है। एक तो होती थी खालसा और एक होती थी जागीरी। ठीक है, इसमें खालसा जो है वो सीधे जो है वो राजा के नियंत्रण में रहती थी और जागीरी भूमि वो जागीरदारों के नियंत्रण में रहती थी, ठीक है। तो खालसा भूमि के जो किसान थे वो सीधे अपना कर किसको चुकाते थे? राजा को। और जागीरी भूमि में जागीरदार को। और जागीरदार राजा जो भी कर निश्चित करता उसके वो राजा को चुकाता था। तो परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था में हम देखें तो खालसा और जागीर दोनों ही क्षेत्रों में किसानों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया जाता था। और भू राजस्व जो है वो किसके आधार पे लिया जाता? उपज के आधार पे, ठीक है। उपज का एक निश्चित भाग जो है वो राजा को देते थे। और युद्ध या संकट कभी आता तो प्रजा जो है सहर्ष और भी कोई शुल्क या भूमि का कुछ अलग हिस्सा या ज्यादा हिस्सा देना होता तो वो देते थे। क्यों? क्योंकि जो राजा और प्रजा के जो संबंध थे वो सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाने जैसे संबंध हुआ करते थे। जैसे कभी अकाल या कभी अतिवृष्टि हो गई तो उस समय राज्य की तरफ से किसानों को सुविधाएं दी जाती थी, ठीक है, और कर की दर को भी घटा दिया जाता था, ठीक है ना। प्लस भू स्वामित्व छीनने का कोई भय नहीं था। मतलब किसान को इस बात का कोई भी डर नहीं था कि इनसे जो है भूमि छीन ली जाएगी। तो मोटा मोटा तौर पे हम देखें तो किसान और शासक वर्ग के पारस्परिक संबंध कैसे थे? सौहार्दपूर्ण। ठीक है। तो अब जब अंग्रेज आए तो इस व्यवस्था में क्या हो गया? आमूलचूल परिवर्तन हो गया। और अब जो है अंग्रेजों की नई आर्थिक नीति जब उन्होंने यहां लागू की तो उसके बाद स्थितियां जो है वो किसानों के नियंत्रण से बाहर हो गई। क्यों? क्या हुआ ये हम देख लेते हैं आगे कि अब आगे जाके समस्या क्या उत्पन्न हुई। तो मोटा रूप से अपन हेडिंग ले लेते हैं कि कृषक असंतोष के कारण। कृषक असंतोष के कारण क्या क्या कारण रहे? तो सबसे पहला कारण जो रहा वो लगान का अत्यधिक बोझ। ठीक है। दूसरा कारण क्या रहा कि अब राजा जो थे तो उन्होंने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने से राज्य में आर्थिक और सामाजिक कुछ परिवर्तन आ गए। प्लस शासक जो है वो अंग्रेजी छत्र छाया में बिल्कुल निरंकुश सा हो गया। अब शासकों को एक निश्चित राशि जो है वो अंग्रेजों को देनी ही पड़ती थी हर साल, चाहे अकाल पड़े, चाहे कुछ और अतिवृष्टि अनावृष्टि ऐसी कोई घटना घट जाए, एक निश्चित राशि अंग्रेजों को देनी ही होती थी राजा को। इसकी वजह से ये मार भी किस पे पड़ी? किसानों पे पड़ गई। प्लस एक चीज क्या, दूसरी चीज ये हुआ कि अब जो है राजा ने
जागीरदारों से सेवा के बदले नकद कर लेना शुरू कर लिया। ठीक है, अब जब नकद कर लेना शुरू कर दिया तो जागीरदार को किसकी आवश्यकता पड़ गई? जागीरदार को चाहिए मुद्रा। ठीक है, अब जब जागीरदार को मुद्रा चाहिए तो जागीरदार और उसकी प्रजा में अलगाव शुरू हो गया, क्योंकि जागीरदार ने ज्यादा से ज्यादा पैसा किसानों से खींचना शुरू कर दिया। दूसरे कारण क्या हुआ? अलग अगर अपन तीसरा कारण देखें तो विलासी जिंदगी हो गई, विलासपूर्ण जीवन। अंग्रेजों से संपर्क के बाद राजा और जागीरदार दोनों, राजा और जागीरदार, ये अपनी जीवन में विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। इनको बड़े बड़े बंगले चाहिए, घूमने फिरने के लिए सवारियां चाहिए, कुल मिला के अंग्रेजों की देखा देखी ये करने लग गए। और जब अंग्रेजों की देखा देखी करने लग गए तो इनको जो है ज्यादा से ज्यादा राजस्व की आवश्यकता हुई। और अब वो जो राजस्व ज्यादा आवश्यकता हुई वो भरेगा कौन? किसान। तो इस वजह से किसानों से इनके जो संबंध है वो और भी ज्यादा तनावपूर्ण होने लग गए, क्योंकि इनके जो बढ़ते हुए खर्चे थे वो तो बेचारे किसानों को ही भरने थे। ठीक है, प्लस जागीरदार के विवाह, जन्म, मृत्यु, त्योहार और कई प्रकार के, जैसे जागीरदार अपने यहाँ गढ़ बना रहे हैं, जागीरदार शिकार करने गए हैं, तो ये सब खर्चा भी कौन देगा? ये भी देगा कृषक देगा। तो एक तरफ से कृषकों की तो इन्होंने कमरी तोड़ दी थी। अब इसके बाद इन्होंने बेगाड़ लेना शुरू कर दिया किसानों से। और अगर कोई किसान बेगाड़ देने से इनकार करे तो उसको जेल भेज दिया जाता और उसको दूसरी कई प्रकार की सजाएं दी जाती। वसूली में कठोरता हो गई। और जब राजा और जागीरदार दोनों ही हो गए तो न्याय की आशा भी बेमानी हो गई। ठीक है ना, न्याय किसान किससे मांगेगा? न्याय मांगने के लिए कोई राय नहीं, तो मजबूर होकर इनको क्या करना पड़ा? आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ा। ठीक है, ये सब कारण तो राजा और जागीरदार के हो गए। अब अगर आगे अपन एक कारण और देख लेते हैं कि तत्कालीन आर्थिक परिस्थितियां जो थी वो भी इस प्रकार की हो गई कि किसान के लिए किसानी करना घाटे का सौदा हो गया था। वैश्विक परिस्थितियां ऐसी हो गई जिसकी वजह से इस कालखंड में किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलना मुश्किल हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्या हो गया था? हमें ध्यान में है कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद 1930 में आर्थिक मंदी आई। आर्थिक मंदी आई, ये प्रथम विश्व युद्ध। तो इन दोनों घटनाओं के फलस्वरूप महंगाई बढ़ गई। ठीक है, और लेकिन कृषि उपज के जो दाम है, कृषि उपज के दाम वो घटे, वो उस अनुपात में नहीं बढ़े जिस अनुपात में महंगाई बढ़ी। ठीक है, और अफीम की खेती लगातार कम होती जा रही थी। इसकी वजह से राजस्थान का जो किसान है वो साहूकारों के चंगल में फंस गया। क्यों फंस गया? क्योंकि एक निश्चित लगान तो देना ही था। ज्यादातर जागीरदारों ने लगान किसमें वसूलना शुरू कर दिया? नगद में। अब किसान की उपज होते ही तो उसको नगद पैसा मिलेगा नहीं, तो वो क्या करता? अपनी उपज को साहूकार के पास गिरवे रखकर साहूकार से क्या लेता? कर्ज लेता। इस प्रकार भारत का किसान जो है वो साहूकारों के कर्ज में फंस गया। ठीक है, अब ये कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा। उधर जो है हर साल
जमींदारों और राजाओं की जो है मांग बढ़ती जा रही। तो इसको पूरा करते करते किसान की एक तरह से यूं माने तो आप उसकी कमर ही टूट गई। इसके विपरीत जो खालसा क्षेत्र के किसान थे वो खुश थे, क्योंकि उनको जो है कर की निश्चित मात्रा राजा को देनी होती थी। तो अब जो जागीरी क्षेत्र के किसान थे वो अपना खालसा क्षेत्र के किसानों से अपनी तुलना करने लगे, और वो भी चाहते थे कि खालसा क्षेत्र के समान हमारे यहाँ भी एक स्थायी भू बंदोबस्त हो जावे। भू बंदोबस्त का क्या मतलब है कि जमीन की बढ़िया सी माप हो जावे और एक कर का निर्धारण कर दिया जावे, गैर जरूरी लागतें खत्म कर दी जावे, तो इससे किसानों को राहत मिल सकती थी। ठीक है, तो मोटा मोटा रूप से राजस्थान के किसान आंदोलन के क्या कारण थे वो हमने देख लिए। ठीक है, अब चलते हैं तो अपना पहला जो किसान आंदोलन राजस्थान का हुआ था, जो अन्य किसान आंदोलन के लिए एक प्रेरणा के रूप में जिसने काम किया, वो हम देख लेते हैं। वो था बिजोलिया का किसान आंदोलन। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन बिजोलिया किसान आंदोलन से। पहला अपना हो गया बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया इसकी स्थिति देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो ये बिजोलिया है वो है यहां। ठीक है, यहां जो है वो ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है ऊपर माल का क्षेत्र, और बिजोलिया भी अपना यही है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो विंध्याचल का पठारी भाग है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऊपर माल। ठीक है, और यहां जो अधिकांश किसान थे वो किस जाति के थे, धाकड़ जाति के किसान थे। ठीक है ना, अब यदि बिजोलिया की स्थिति देखो तो आप देखेंगे कि इसके पूर्व में तो ये कोटा आ गया, ठीक है, और बूंदी, और दक्षिण में जो है इसके ये मध्य प्रदेश आ गया, और उत्तर पश्चिम में जो है ये मेवाड़ आ गया। ठीक है, और ये भौगोलिक स्थिति जो है ये भी बिजोलिया के किसान आंदोलन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि ये पास के राज्यों में चले जाते थे। जैसे मेवाड़ के राजा अगर इनकी बात नहीं मान रहे हैं तो जमीन छोड़ के ये कोटा और बूंदी के राज्य में हाड़ौती में चले जाते, या एमपी की तरफ भी चले जाते थे। ये सब हम आगे देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपन बिजोलिया किसान आंदोलन। इस बिजोलिया किसान आंदोलन को मोटे रूप से हम जो है वो 3 चरणों में देखेंगे। पहला चरण जो है हम देखेंगे 1896 से लेकर 1915 का, दूसरा चरण 1915 से 1923 का, और तीसरा और अंतिम चरण है वो 1923 से 1941 का चरण रहा था। चलिए शुरू करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। भाई बिजोलिया किसान आंदोलन में जब तक राव गोविंददास जिंदा थे तब तक किसानों को जागीरदार से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन समस्या क्या हुई, 1894 ईस्वी में गोविंददास की मृत्यु हो गई, और उसके बाद जो राव बना वो बना कृष्ण सिंह। अब इस कृष्ण सिंह ने क्या किया, इसने पुराने जो प्रशासक थे उनको हटा दिया और नए नए प्रशासक इसने लगा दिए, प्लस इसने जो है वो लगान की राशि भी बढ़ा दी। नए पटेल नियुक्त किए। ये ऐसे लोग थे जो बलपूर्वक लगान वसूली करते थे। ठीक है, और इसने बेगार लेना भी शुरू कर दिया, प्लस किसानों को भूमि से बेदखल करना शुरू किया। ठीक है, इस प्रकार किसानों का जो जीवन है वो बड़ा
अत्याचार और शोषण से युक्त हो गया, गुलामों के समान उनका जीवन हो गया। अब इस समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले 1897 में बिजूलिया के किसानों ने गिरधारीपुरा एक गांव में ये लोग एक मृत्यु भोज कोई था, तो उसके अवसर पर ये गिरधारीपुरा में एकत्र हुए। अब जागीरदार के जो अत्याचार और शोषण जो चल रहा था उससे छुटकारा पाने के लिए इन्होंने विचार विमर्श किया, और विचार विमर्श करके इन्होंने निश्चय किया कि उस समय जो है वो मेवाड़ के जो महाराणा थे, ये मेवाड़ का क्षेत्र है, मोटा मोटा रूप से हम देखें तो ये पूरा राजसमंद, उदयपुर और ये प्रतापगढ़ वाला पूरा, उस समय थे फतेह सिंह। तो इन्होंने निश्चित किया कि यहाँ की जो समस्याएं हैं और जो जागीरदार इनके साथ अत्याचार कर रहा है उनको मेवाड़ के महाराणा से परिचित कराए। तो इन्होंने दो व्यक्तियों की नियुक्ति की, एक तो नानजी भाई, ठीक है, और दूसरे थे ठाकरी पटेल। ठीक है, ठाकरी पटेल, इन दोनों को इन्होंने कहा भेजा, इनको भेजा उदयपुर राणा के पास कि महाराणा के पास जाओ और हमारी समस्याओं से उनको अवगत कराओ। अब ये बेचारे जो नानजी और ठाकरी भाई कम से कम 6-7 महीने वहां रुके, लेकिन महाराणा से मिल नहीं पाए। आखिरकार महाराणा ने जो है वो किसानों की गाथा को सुना, और उसको सुन के इन्होंने एक जांच आयोग हामिद हुसैन के नेतृत्व में एक जांच आयोग बनाया और हामिद हुसैन को यहां बिजूलिया भेजा। हामिद हुसैन ने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें इसने पाया कि किसानों की शिकायतें वाजिब है। तो महाराणा को सारी बात पता चली, महाराणा ने जागीरदार को चेतावनी दी। जागीरदार ने कुछ एक जो लागतें थी वो कम भी कर दी, लेकिन फिर भी कोई विशेष कार्रवाई इस पे हो रही नहीं। लेकिन क्या हुआ, अब जो कृष्ण सिंह था वो इस नानजी और ठाकरी पटेल से नाराज हो गया, क्योंकि उदयपुर जाके इसने शिकायत की थी। तो इसने पहला काम यह किया कि दोनों को यहां से निर्वासित कर दिया। दोनों को निर्वासित कर दिया। ठीक है, और किसानों के खिलाफ इसने दमन का आश्रय लिया। ठीक है, और इसने सोचा कि किसानों की एकता को तोड़ दिया जाए। तो इसने कुछ चालबाजी अपनाई, और इसने क्या किया कि कुछ जो प्रमुख प्रमुख किसान थे उनको जो है अपना पटेल और नंबरदार बना दिया। इसने किसान की एकता को तोड़ने का प्रयास किया। ठीक है साहब, अब ये हिसाब किताब चल ही रहा था। उसी बीच इसने क्या किया, 1903 में एक कर लगा दिया, चौरी कर। ये चौरी कर की नई लागत लगा दी। इसमें क्या होता था कि यदि किसी भी लड़की की शादी कर रहा है अगर कोई किसान, तो उसको शादी पर 5 रुपए का कर देना पड़ेगा। किसको? जागीरदार को। ठीक है ना, ये जागीरदार है, जागीरदार को कितने रुपए का कर देना पड़ेगा? 5 रुपए का कर देना पड़ेगा। तो चौरी कर में अगर परीक्षा में पूछ ले कि चौरी कर क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बिजोलिया के जो जागीरदार था कृष्ण सिंह, उसने 1903 ईस्वी में किसानों पर लगाया था, और इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि अपनी पुत्री का विवाह करेगा तो वो जागीरदार को 5 रुपए कर के रूप में अदा करेगा। इससे किसानों में बड़ा आक्रोश हुआ, और 2 साल तक उन्होंने अपनी बच्चियों की शादी नहीं की। और 1905 में लगभग 200 किसान जो है वो शादी के लायक कन्याओं को लेकर जागीरदार के ठिकाने पर धरना देने गए साहब। जागीरदार को अपनी स्थिति से बताया, लेकिन उसका भी जो है जागीरदार पे कोई विशेष फर्क पड़ा नहीं।
क्योंकि उसका तो एकमात्र उद्देश्य था कि कैसे न कैसे किसानों का शोषण करके अपना घर भर दे। ठीक है, तो किसान परेशान हो गए, और जब जागीरदार ने उसकी कोई बात सुनी नहीं तो उन्होंने क्या किया, 1905 में ये अक्षय तृतीया के अवसर पर अपने खेतों में हल नहीं चलाए और वो सीमावर्ती राज्यों की तरफ चले गए। साहब, सीमावर्ती राज्य अपने को समझ में आ रहा है कि कोटा बूंदी, एमपी, ठीक है, यहां चले गए। और जब किसानों ने हल ही नहीं चलाया तो फिर उपज होगी नहीं, और उपज नहीं होगी तो कर कहां से मिलेगा। इससे जो है वो जागीरदार राव घबरा गया और उसने तत्काल किसानों से क्षमा मांगी और चौरी की लागत को, ठीक है। अब देखो ये जो घटना हुई है 1905 की अक्षय तृतीया वाली, ये एक तरह से हम ये माने तो ये असहयोग आंदोलन की तरह ही है, और बिल्कुल अहिंसात्मक आंदोलन है। तो इससे उसने समझौता कर लिया। क्या किया, सबसे पहला तो उसने चौरी कर को कर दिया 1/2, यानी आधा कर दिया। दूसरा, उसने लगान जो वसूल रहा था वो 1/2 से उसको कर दिया 2/5 हिस्सा। ठीक है, पहले 2 में से 1 हिस्सा ले रहा था, अब 5 में से 2 हिस्से ले गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार पहली बार जो है वो किसानों के असहयोग और अहिंसात्मक तरीके से जो विरोध किया उन्होंने, वो जीत मिली। ठीक है, अब 1906 में, अब किसानों का भी दुर्भाग्य रहा कि एक समझौता हुआ, लेकिन 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। तो कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद इसकी जगह जो नया जागीरदार बना वो था पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह जागीरदार बना, और जागीरदार बनते ही इसने सबसे पहला काम यह किया कि तलवार बंधाई की जो लागत है, ये एक नया कर इन्होंने लागू किया, तलवार बंधाई कर। ये क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई जागीरदार मर जाता है और उसका उत्तराधिकारी जब जागीरदार बनता है तो वो एक निश्चित मात्रा में तलवार बंधाई का जो कर है वो किसको, महाराणा को अदा करता है। ठीक है, अब ये जो कर इसको अपनी आय में से देना था, वो भी ये किसके माथे पटक दिया इसने, किसानों के। अब किसान तो बेचारे पहले ही परेशान थे। ठीक है, और इसने पुराने करों में फिर से वृद्धि कर दी। जो कर, पुराने कर अपने को ये ध्यान में आ रहे हैं कि ये जो कम कर दिए गए थे, इसने पुराने करों में फिर से वृद्धि कर दी, पुराने कर फिर बढ़ा दिए। और इसने सबसे घटिया जो तरीका अपनाया वो था कि करों की वसूली कठोरता से, और इतनी कठोरता से वसूली करते थे ये कि किसानों के आभूषण तक बेच देते थे, स्त्रियों के साथ बदसलूकी करते थे, और एकमात्र इसका लक्ष्य क्या था, शानो शौकत से रहना। ठीक है, जैसा अपन ने पहले को पता ही है कि जागीरदारों की जीवन जो है बहुत विलासितापूर्ण हो गया, इनको अब खर्च करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए, यूरोपीय देशों के टूर करने हैं इनको, तो अब वो सब पैसा जो है वो किसके माथे पड़ गया, किसानों के माथे पड़ गया। तो इन कठोर कर वसूली और करों में जो है लगभग 2 गुना वृद्धि कर दी। ठीक है, करों में 2 गुना वृद्धि कर दी। तो इससे परेशान होकर अब जो है मोटा मोटा रूप से आंदोलन का एक स्वरूप बनने लगता है, जिसमें हम देखेंगे कि अब जो है वो 2-3 लोगों का आगमन होता है। अब तक तो किसानों ने अपने स्तर पे जो है वो लड़ाई लड़ी और एक समझौता भी इन्होंने किया था। ठीक है ना। अब जो इसके साथ साधु सीताराम दास, ठीक है, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण, इन 3 लोगों का बिजोलिया किसान आंदोलन में उदय हुआ। कौन कौन है, नाम ध्यान रखने अपने को। पहला तो है साधु सीताराम दास, ठीक है। दूसरा जो है
वो है ब्रह्मदेव। और तीसरा जो है वो है फतेहकरण चारण। फतेहकरण चारण, ये तीन लोग जो है वो अब बिजोला किसान आंदोलन में सक्रिय हो गए। और इन तीनों के नेतृत्व में 1913 ईस्वी में लगभग 100 किसान जो है वो कहां पहुंचे? पृथ्वी सिंह से मिलने। पृथ्वी सिंह कौन? अपना जागीरदार। इससे मिलने काफी सारे किसान इसके घर पहुंचे, लेकिन इसने मिलने से इनकार कर दिया। जब इसने मिलने से इनकार कर दिया तो फिर किसानों ने निश्चित किया कि जमीन को कैसे रखेंगे? पड़त रखेंगे, यानी उस पर कोई खेती हल नहीं चलाएंगे। तो 1913 में ऊपर माल की भूमि पर हल नहीं चलाए और खेती कहां की? पड़ोसी राज्यों में। मतलब ये वो किसान थे, जो धाकड़ जाति के जो किसान अपन देख रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन में, एक्चुअली ये जो थे ये समृद्ध किसान थे, ये गरीब किसान नहीं थे। इनके पास जमीनों की कोई कमी नहीं थी और इनके ये कोटा बूंदी और ये इन क्षेत्रों में भी इनके पास जमीनें थी। तो इन्होंने क्या किया कि केवल वहीं जो है वो खेती की। इससे अपना पृथ्वी सिंह जो है वो कुपित हो गया। ठीक है, किसानों का दमन करना शुरू किया। और सबसे पहले तो इसने सीताराम दास जो है, साधु सीताराम दास, वो ठिकाने के पुस्तकालय में नौकरी करते थे, इनको तो कर दिया बर्खास्त। और फतेहकरण चारण तो ब्रह्मदेव, इनको जो है बिजोलिया से निर्वासित कर दिया था। ठीक है, अब 1914 में इसकी भी मृत्यु हो गई। में पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो गई और इसकी जगह जागीरदार बना केसरी सिंह। तो हमने देखा पहले था अपना कृष्ण सिंह, उसके बाद पृथ्वी सिंह, अब जो बना वो केसरी सिंह। अब केसरी सिंह जो था उस समय अल्पवयस्क था। ठीक है, अल्पवयस्क था तो जागीर का जो प्रशासन था वो किसके नेतृत्व में चला गया? महाराणा के नेतृत्व में। ठीक है, और महाराणा ने क्या किया? यहां एक मुंशी बिठा दिया। ठीक है, और एक प्रशासक लगाया, उसका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह राणावत, ये नया प्रशासक बना। इसकी जो सहानुभूति है वो किसानों के साथ थी। तो इसने क्या किया कि जो लगान था, जो 2/5 था, इसको घटा के कितना कर दिया? 1/3। पुरानी कई सारी लागतें खत्म कर दी और कई सारे और भी जो है वो रियायती दी, जैसे खेत से बबूल का पेड़ काटने का अधिकार दे दिया और भी दूसरी रियायतें। तो मोटा मोटा रूप से, लेकिन ठिकाने के जो दूसरे कर्मचारी थे, इन्होंने इन पूरी रियायतों को किसानों तक पहुंचने नहीं दिया। लेकिन फिर भी 1913-14 में लगभग एक तरह से अपन ये देखते हैं कि 1913-14 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद इसका प्रथम चरण जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, प्रथम चरण इसका कब समाप्त हुआ? 1913-14 में। अब अपन देख लेते हैं इसका दूसरा चरण। इसका दूसरा चरण जो है, द्वितीय चरण, ये चला अपना 1915 से लेके 1923 तक। अब क्या है कि अपने को ध्यान में है कि प्रथम चरण समाप्त जरूर हो गया था, लेकिन किसानों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण नहीं हुआ था। ठिकाने के जो, हालांकि पृथ्वी सिंह तो अल्पवयस्क था, लेकिन उसके बावजूद भी जो दूसरे कर्मचारी वगैरह थे, उन्होंने सारे लाभ वो किसानों तक पहुंचने नहीं दिए और किसानों की समस्या में ज्यादा सुधार हुआ नहीं। तो उसी समय
साधु जी ने क्या किया, पथिक जी को बुलाया साहब। विजय सिंह पथिक और भूप सिंह, अपने को पता है कि ये उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जो छद्म रूप से यहाँ रह रहे थे। तो पथिक जी को जो है इन्होंने आग्रह किया कि आप जो है इस बिजूलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाल ले। तो पथिक जी ने आते ही सबसे पहले एक काम किया, विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। विद्या प्रचारिणी सभा, ठीक है, विद्या प्रचारिणी सभा का गठन कर लिया। इसके तत्वाधान में क्या किया, एक पुस्तकालय, विद्या प्रचारिणी सभा में इन्होंने एक तो पुस्तकालय, एक अखाड़ा और एक जो है इन्होंने पाठशाला, एक पाठशाला का शुभारंभ किया। और इस सभा के माध्यम से इन्होंने किसानों से संपर्क करना शुरू कर दिया और एक तरह से इस सभा को इन्होंने क्या किया, राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया। राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया, ठीक है। और इधर पथिक जी से प्रभावित होकर एक आदमी की ओर एंट्री होती है, वो है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है ना। माणिक्यलाल वर्मा ने भी ठिकाने की नौकरी छोड़ दी और पथिक जी साधु सीताराम दास के साथ मिलकर, इन तीनों ने मिलकर एक बिजूलिया किसान पंचायत का गठन किया। तो किस किस ने, साधु सीताराम दास ने, माणिक्यलाल वर्मा ने और पथिक जी ने। अपन थोड़ा सा इसको डिटेल में इसलिए देख रहे हैं कि हो सकता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन इससे और निकल सकते हैं। जैसे विद्या प्रचारिणी सभा, ये अपना एक क्वेश्चन हो गया, और माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास और पथिक जी, इन तीनों ने मिलकर बिजूलिया किसान पंचायत का गठन किया। बिजूलिया किसान पंचायत का इन्होंने गठन कर लिया। और इसकी जो शाखाएं हैं वो हर गांव में इसकी शाखा, और नियमित रूप से ये चंदा लेती थी ताकि जो है किसानों की मदद की जा सके। अब समस्या क्या हुई कि 1916 में प्रथम विश्व युद्ध चल ही रहा था, तो ठिकाने ने क्या किया कि 10 रुपए प्रति हल एक नया कर किसानों पे डाल दिया। यानी कि हर किसान पर 10 रुपए का कर देना होगा विश्व युद्ध के लिए, ठीक है। किसानों ने इसका विरोध किया और सत्याग्रह आरंभ कर दिया। उन्होंने ठिकाने की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने मान लिया कि कोई भी कर अपने को नहीं देना है, ठीक है। पथिक जी ने भी किसानों को कहा कि भी युद्ध का चंदा अपने को नहीं देना है, युद्ध का चंदा देने से मना कर दिया साहब। जब युद्ध का चंदा देने से मना कर दिया तो क्या होगा, ठिकाने की तरफ से दमन कार्रवाई शुरू हुई। किसानों को तरह तरह की यातनाएं दी, खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया गया, और माणिक्यलाल वर्मा और साधु, इन दोनों को क्या कर लिया, इनको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। पथिक जी को भूमिगत होना पड़ गया। और बिजोलिया में स्थिति नियंत्रण करने के लिए मेवाड़ सरकार ने 1919 में, फिर जब स्थितियां इतनी बिगड़ गई, सब जगह जो है आलोचना होने लगी मेवाड़ सरकार की, तो 1919 में इन्होंने किसानों की शिकायतों की जांच के लिए एक आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य,
बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया। ठीक है, इस आयोग ने किसानों की शिकायतों को वाजिब माना और इसी आयोग की सिफारिश पे साधु प्लस माणिक्यलाल को जेल से रिहा करने की सिफारिश की गई और इसने कहा था कि किसानों से बेगार भी बिल्कुल नहीं ली जाए। लेकिन मेवाड़ सरकार ने इनकी सिफारिशों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया और दमनकारी नीतियां जो है वो पूर्व की तरह चलती रही। इधर क्या हुआ कि अंग्रेज रेजिडेंट था विल्किंसन। इस समय जो है मेवाड़ का अंग्रेज रेजिडेंट कौन था? अंग्रेज रेजिडेंट, इसका नाम था विल्किंसन। विल्किंसन इसने महाराणा को सलाह दी कि इस आंदोलन को तत्काल प्रभाव से कुचल दे, क्योंकि अंग्रेज हमेशा जो है वो किससे डरते थे? साम्यवाद से, बोल्शेविक क्रांति से डरते थे। ये इनको लगता था कि कहीं बोल्शेविक क्रांति नहीं हो जावे, इसकी वजह से इन्होंने इसे कुचलने की सलाह दी। लेकिन मामला तब तक पूरे देश में आग की तरह फैल चुका था। पथिक ने जो है वो कानपुर से प्रकाशित होने वाला एक प्रताप पत्र है, ये प्रकाशित होता था कानपुर से। इसको कौन प्रकाशित करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी इसको कानपुर से निकालते थे। उसमें भी जो है ये खबरें छपी और प्लस मराठा एक अखबार था जिसको पूना से बाल गंगाधर निकालते थे। बाल गंगाधर, इन पत्रों के माध्यम से बड़ी आलोचना होने लगी। गांधी जी ने भी जो है आंदोलन के संबंध में जानकारी ली और गांधी जी के जो सचिव थे महादेव देसाई, इनको इन्होंने बिजूलिया भेजा महाराणा को किसानों की समस्याओं को हल कराने के लिए। लेकिन इधर तो पूरे देश में बिजोलिया किसान आंदोलन की आलोचना हो रही थी। ठीक है, मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन में जो जागीरदार का पक्ष था उसकी आलोचना हो रही थी कि भी जागीरदार ने कितने अत्याचार कर रखे हैं किसानों पर। और उधर जो है इसने क्या किया, ठिकाने ने जो अपनी पीवल भूमि होती है, पीवल भूमि वो होती है सिंचित भूमि, दो तरह की भूमि होती है, बारानी और पीवल। तो पीवल जो भूमि होती है सिंचित भूमि, इस पे जो है उसने लगान और बढ़ा दिया। तो जब पीवल भूमि पर लगान बढ़ाया, पीवल पर लगान बढ़ा दिया, तो किसानों ने निर्णय लिया कि केवल बारानी भूमि को ही जोतेंगे, मतलब पीवल भूमि पे खेती इसी को जोतेंगे। ठीक है, लेकिन अब ठिकाने ने क्या किया, उसने कहा कि जो बारानी भूमि को जोतेगा उसको पीवल का लगान भी भरना पड़ेगा। तो ठिकाने के और किसानों के बीच में फिर से संघर्ष हो गया, गिरफ्तारियां हुई, महाराणा के पास शिकायतें पहुंची, महाराणा ने कोई सुनवाई नहीं की और प्रताप में गणेश शंकर विद्यार्थी ने इस मुद्दे को उठाया। पथिक जी ने जो है 1919 के अमृतसर अधिवेशन कांग्रेस का, इसमें भी जो इस मुद्दे को उठाया, सबकी जगह आलोचना हुई और महाराणा ने भी एक त्रिसदस्यीय आयोग बना दिया। उसने किसानों की शिकायतों को सही माना, लेकिन आयोग की सिफारिशों पे कोई ज्यादा ध्यान हुआ नहीं और ऊपर माल की सारी भूमि को पड़त रखनी पड़ी, पड़ोसी राज्यों में चले गए, वही ठिकाने ने मारपीट किया, फिर वही जेल, जुर्माने। तो कुल मिला के मामला ये हुआ
कि इसका कोई समाधान नहीं निकला। उसी समय रामनारायण चौधरी और पथिक जी, रामनारायण चौधरी और पथिक जी, इन्होंने मिलकर एक समाचार पत्र निकाला था, राजस्थान केसरी। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये अपने को ध्यान में रखना है। राजस्थान केसरी कब निकाला? ये 1919 में। ठीक है, इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन का बड़ा चित्रण होता था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से जो संबंधित पत्र है वो अपने को पता है कि पहला तो प्रताप है। ठीक है, अपने को ध्यान में रखना है। गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप, उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित खबरें छपती थी। प्लस राजस्थान केसरी जो रामनारायण चौधरी और पथिक ने निकाला, इसमें भी जो है वो इनसे संबंधित खबरें छपने लगी। इस प्रकार जब आंदोलन ये बड़ा उग्र हो गया तो ये आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगा। ठीक है, और उसी समय मेवाड़ के भील क्षेत्र में एक ही आंदोलन शुरू हो गया साहब। तो स्थिति इतनी भयावह होगी कि अंग्रेज सरकार ने आंदोलन को समाप्त करने के लिए एजीजी हॉलैंड के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर यहां है। तो एजीजी हॉलैंड स्वयं जो है वो समिति के सदस्य बनकर, इनके साथ और भी लोग थे एजीजी हॉलैंड के साथ, जैसे एक तो यही आदमी था अपना विल्किंसन, ठीक है, हाँ ये अपना विल्किंसन था। प्लस मेवाड़ के दीवान थे, ये थे प्रभाष चंद्र, प्रभाष चंद्र। तो ये एक समिति बैठी और ये समिति बिजोलिया में आई। ये कब आई थी? फरवरी 1921 में। ठीक है, और इस समिति के प्रयासों से ठिकाने और उसके बीच में एक समझौता किया, जिसमें क्या क्या किया? 25 लागतें उनको समाप्त कर दिया गया। तलवार बंधाई की जो लागत थी, तलवार बंधाई कर में इसमें कमी की। एक भाई पड़त भूमि से लगान नहीं वसूला जाए, पड़त भूमि से लगान वसूली नहीं की जावे। ठीक है, बेगार पे रोक लगा दी गई, बेगार पर रोक लगा दी गई। इस प्रकार अगर इस समझौते को देखें तो ये किसानों की बड़ी जीत थी। लेकिन यह समझौता जो है वो ठिकाने की बदनीयती के कारण ज्यादा टिकाऊ नहीं रहा और किसानों और ठिकाने के मध्य टकराव की स्थिति चलती रही। लेकिन फिर भी एक तरह से इसके दूसरे चरण की समाप्ति का ये सूचक था। अब हम देख लेते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण। तो ये जो तीसरा चरण है ये है, इसका तीसरा चरण 1923 से लेके 1941 के बीच में। अब क्या हुआ कि 1926 में एक भूमि बंदोबस्त हुआ। भूमि बंदोबस्त क्या होता है ये हमने पहले देखा था। इसमें जो है वो लगान की दरें तो बहुत ऊंची रखी गई। लगान की दरें ऊंची रखी। पीवल भूमि की अपेक्षा बारानी भूमि पर लगान बढ़ा दिया।
बारानी भूमि पर कर की दर को ज्यादा बढ़ाया गया। और फिर वही हुआ 1927 में जमीनें छोड़ दी इन्होंने, किसानों ने। ठीक है, लेकिन इस बार दिक्कत क्या हुई कि इनकी छोड़ी हुई जो जमीनें थी इनकी नीलामी कर दी साहब ठिकाने ने। और इस नीलामी में साहूकारों ने और दूसरे जो किसान थे जो जागीर के चहेते थे उन्होंने इस जमीन को छुड़वा ली और इस पे खेती करने लगे। तो तीसरा जो चरण है वो मुख्यतः अपना इसी से संबंधित है कि किस प्रकार जो किसानों ने जमीनें छोड़ दी थी, जिनको जागीरदारों ने नीलाम कर दिया था, वो जमीनें वापस किसानों को कैसे मिली, उसी पे जो है ये तीसरा चरण अपना पूरा चलता है। ये जो सलाह थी एक्चुअली ये दी थी पथिक जी ने, पर पथिक जी ने ये भी कहा था कि ये तभी करो जब हम पूरे आश्वस्त हो जाएं कि हमारी छोड़ी हुई जमीनों को कोई खरीदेगा नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने नीलामी में खरीद दी तो अब समस्या आ गई। ठीक है, तो इस वजह से पथिक जी में और राम नारायण चौधरी में मतभेद हो गए। इसका सारा दोष किस पे लगाया गया? पथिक पे लगाया गया। तो जब पथिक पे सारा दोष लगा दिया गया तो पथिक जी इस आंदोलन से अलग हो गए। फिर राम नारायण चौधरी ने क्या किया, इस आंदोलन के नेतृत्व के लिए जिम्मेदारी किसको सौंपी? जमनालाल बजाज को। जमनालाल बजाज को ये जिम्मेदारी सौंपी और जमनालाल बजाज ने इसका नेतृत्व स्वीकार कर लिया और उन्होंने इसके संचालन की जिम्मेदारी दी हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय को। तो अब ये दो नए नाम जुड़ते हैं, जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। तो माणिकलाल वर्मा के नेतृत्व में सत्याग्रह का निर्णय लिया गया जमीनें वापस करने के लिए। वही अक्षय तृतीया पर इस बार तो क्या हुआ, 1931 में जो आखा तीज थी अपनी, हल चलाना शुरू कर दिया किसानों ने अपनी छोड़ी हुई जमीनों पे। ठीक है, जैसे ही इन्होंने जब छोड़ी हुई जमीन पे हल चलाना शुरू किया तो जो नए मालिक थे, जवान, पुलिस, ठिकानों के कर्मचारियों के साथ आ गए और सब लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। उन्होंने किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। माणिकलाल वर्मा को भी उठा के कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया। 200 किसानों को कैद कर लिया। इधर हरिभाऊ उपाध्याय ने भूमि लौटाने के लिए मेवाड़ राज्य के पदाधिकारियों को जो है कई सारे पत्र लिखे। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने भी इस मामले के लिए एक समिति की नियुक्त की। गांधी जी ने भी जो है वो मेवाड़ के पीएम थे इस समय, सुखदेव प्रसाद, ये मेवाड़ के पीएम थे, प्रधानमंत्री, इनको भी एक लेटर लिखा, पर मामला जमा नहीं सब। और फिर जो है पंचायत ने, जो अपनी बिजोलिया किसान पंचायत थी, इन्होंने एक सम्मेलन करके ये एक प्रपोजल दिया, एक प्रस्ताव दिया कि यदि इनकी जमीनें लौटा दी जाए तो ये भविष्य में किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, ये प्रस्ताव महाराणा को भेजा और महाराणा ने जो है इस पे विचार किया और 1941 में जाके इनको जो है किसानों को वापस जमीनें लौटाने का आदेश जारी हुआ। ठीक है, इस प्रकार इस आंदोलन का पटाक्षेप हुआ। और अंत में पटाक्षेप भी कैसे हुआ? इस प्रस्ताव पे कि भाई जमीनें लौटा दी जाए, हम जो है आगे किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो है पूरे भारत के स्तर पे भी कितने सारे प्रयास हुए। गांधी जी के निर्देश पे मदन मोहन मालवीय ने सुखदेव प्रसाद को पत्र भी लिखा था। ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं। और इस तरह जो इन किसानों की जो पुरानी मांगे थी, कर में कमी करना और वो सारी तो अभी भी रह गई थी।
लेकिन इस आंदोलन के हालांकि प्रत्यक्ष जो लाभ है वो नहीं मिले हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान के कई सारे आंदोलनों को प्रेरणा देने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि इन्होंने असहयोगात्मक और अहिंसात्मक तरीके से यह आंदोलन चलाया और कई सारे नेता भी मिले इससे। नेता हम देखें तो विजय सिंह, पथिक, ठीक है, और साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा के बारे में हम जानते हैं कि प्रजामंडल में इन्होंने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इनका जो प्रशिक्षण इसी आंदोलन के समय हुआ था। राम नारायण चौधरी, उसके अलावा हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है। गांधी जी ने खुद इस आंदोलन में विशेष रुचि ली थी। तो इस तरह से हम देखें तो अन्य किसान आंदोलनों के लिए ये जो था प्रेरणा का स्रोत रहा था। ठीक है, तो ये हमने इस जो वीडियो में है वो अपन ने देखा है। एक तो किसान आंदोलनों के कारण प्लस बिजोलिया किसान आंदोलन जो राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलनों में से और सबसे लंबा किसान आंदोलन है। ठीक है ना, ये 1896-97 से चल के 1941 तक लगातार चलता रहा। इसके 3 चरण थे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये लगभग अपन ने बिजोलिया किसान आंदोलन देख लिया। इसमें से कोई छोटा बड़ा प्रश्न कभी आएगा तो हमसे गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मिलते हैं साथियों फिर एक नई वीडियो में।